एमक्यूएम इकट्ठी होने जा रही है। गवर्नर साहब इस वक्त एक मिशन पर हैं। ये सारे चले हुए कारतूस हैं, इनके जमा होने इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हजार दो हजार वोट की कहानियां हैं। वो एमक्यूएम जो अलमबरदार थी बलदियाती इंतखाबात की, वो एमक्यूएम आज पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के इलेक्शन पोस्टपोन करा रही है। कराची के चौथी बार ये इलेक्शन मुकम्मल साल 2022 में जो कुछ हुआ और एक ओवरव्यू जो था हमारी इकोनॉमी का, क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि 2023 में हालात बेहतर हो सकते हैं अगर इसी तरह से निजाम चले? जिस तरीके से इशरत हुसैन साहब ने 90 के दिहाई को लॉस्ट डिकेड कहा था और 2008 से 18 के दिहाई को मैं कहता हूं कि इट वाज सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, बदतर सूरत हाल में आ गए कि आज मौजूद गुफ्तगू डिफॉल्ट है। मुल्क में हो क्या रहा है? अदलिया जो है उसके फैसलों को इस तरह से हवा में उड़ा दिया जाता है। डर किस चीज का? क्या ये बाद में इलेक्शन करा के जीत जाएंगे? इन्हें क्या उम्मीद है? हमने तो पिटीशन फाइल कर दी है आज उनको फारिग करने की, राजा साहब को, जो वाकई राजा इंदर बने हुए हैं। 14 इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की जो हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल, कार मैन्युफैक्चरर, टेक्सटाइल, जिन्होंने बंद करने का नोटिस दिया है कि वो बंद कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन। कि इमरान खान खो दिया और पीडीएम पाली। वज़ीर आज़म साहब जब ऑपोजिशन में थे तो फरमाते थे कि इमरान खान पेट्रोल फी लीटर 70 रुपए में बेचो। उस इमरान खान के खिलाफ महंगाई का राग अलाप कराने वाली हुकूमत की कारकर्दगी यह है कि आज पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर है। महंगाई तो बहुत है। इस 8 महीने में जो इतना मुल्क का जो है ना तबाही हुआ कि पूछा मत। महंगाई तो बढ़ गई है मजीद और बढ़ती जा रही है। गरीब मरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो महंगाई है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सस्ताई तो हो नहीं रही कोई भी। जो है ना फाइन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी है। कुछ नहीं, महंगाई ज़्यादा हुई, आटा नहीं मिल रहा खाने को, महंगाई तो बढ़नी है ना। इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया, नुकसान ही हो रहा हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब दौड़ता है। ऐसा ही इस वक्त कुछ इस मुल्क में हो रहा है। कहा जाए कि पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत ने 13 जमाती इत्तेहाद को झिंझोड़ कर रख दिया है तो ये कहना गलत ना होगा। अवाम देख रही है कि ये इत्तेहाद किस तरह इलेक्शन से भाग रहा है। दूसरी जानिब शहर कायद के हालात देख ले, तोड़ जोड़ की सियासत फिर शुरू हो गई है। अवाम में तेजी से मकबूलियत खोती एमक्यूएम अपनी साख बचाने के लिए गवर्नर सिंध को मैदान में ले आई है और कोशिश की जा रही है कि पुराने साथियों को जोड़ा जा सके। लेकिन क्या ये हरबे साख बहाल कर पाएंगे? इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अदालत का फैसला हवा में उड़ा दिया। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सका। वफाकी दारुल हुकूमत में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का गुज़श्ता रोज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन को फारिग करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इस्तीफों का मामला रुक गया। क्या इमरान खान के साथ डबल गेम हो रही है? इमरान खान ने कमेटी बना दी। डबल गेम करने वालों और स्पीकर से राब्ता करने वालों के नाम मांग लिए। पंजाब और सिंध की सियासत भी दिलचस्प मरहले में दाखिल। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये शहर कायद में हो क्या रहा है? एमक्यूएम इकट्ठी होने जा रही है। गवर्नर साहब इस वक्त एक मिशन पर हैं। ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इसकी कुव्वत को खत्म करने के लिए सभी इकट्ठे हो रहे हैं हर जगह, चाहे विफाक हो या अब कराची? ये सारे चले हुए कारतूस हैं, इनके जमा होने इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हजार दो हजार वोट की कहानियां हैं और ये अगर इकट्ठे हो भी जाएंगे, ये गवर्नर साहब की काविशों से, गवर्नर साहब की ही काविशों से पहले ये तितर बितर भी हुई थी। हमके मुझे याद है जब वो फारूक सत्तार साहब छोड़ गए थे और वो तबाही की सारी चीज़ हुई थी। तो अब वो इकट्ठा भी कर रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है कफारा अदा कर रहे हैं अपना, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है।
इमरान खान की मकबूलियत आज पूरे पाकिस्तान के ये सारे सियासी जो जादूगर है ना मिल के ये लड़ लेना, तो ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। आज आपने देखा इस्लामाबाद में जो इलेक्शन था उसका क्या हाल हुआ है, ताला लगा के इलेक्शन कमीशन भाग गई वहाँ से। तो वो इलेक्शन तो ये किसी सूरत नहीं जा सकते। वो MQM जो अलमबरदार थी बलदियाती इंतखाबात की, वो MQM आज पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के इलेक्शन पोस्टपोन करा रही है कराची के। चौथी बार ये इलेक्शन पोस्टपोन होगा अब कराची का बलदियाती इंतखाबात का, क्योंकि कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। असल मसला ये है कि इमरान खान को फेस नहीं कर सकते। ये जो MQM इकट्ठी हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ तक मामला रुकेगा नहीं, ये MQM लंदन तक ये मामला जाएगा। ये उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन को सियासी तौर पर दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों की कराची में रेंजर्स की, पुलिस की जो मेहनत थी, जो जाने उन्होंने कुर्बान की अमन व अमान कायम करने के लिए, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज दरकार होगा दोबारा। ये इमरान इस्माइल साहब आपने बहुत बड़ी बात की है। जाहिर बात है, वैसे सीजन तो है NRO का, सबको NRO मिल रहा है और NRO 2 जो है नवाज शरीफ साहब भी अब उसके इंतजार में गालिबन वही रह गए हैं, बाकी तो सबको मिल गया है। तो क्या ये बानी मुत्तहिदा जो थे उन्हें भी NRO को ही मिलेगा और इस तरह से इमरान खान की कुव्वत को गालिबन खत्म करने के लिए ये मामला MQM लंदन तक जा सकता है? यानी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, ये बात गर्दिश कर रही है। देखिए नवाज शरीफ को तो NRO मिल चुका है, वो तो हिम्मत नहीं पकड़ रहे। उन्हें ताकत के टीके लगवाने हैं कि वो पाकिस्तान आने के लिए कोई हिम्मत पकड़ लें। अपनी हुकूमत में वो हिम्मत नहीं पकड़ रहे हैं। उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं पाकिस्तान जाने का सुनते ही। बाकी स्विट्ज़रलैंड और इटली और वहाँ घूमने के लिए वो बिल्कुल ठीक ठाक है, माशाल्लाह सेहतयाब है। लेकिन पाकिस्तान का आने का सुनते ही उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। वो तो उनकी अपनी हिम्मत की बात है। तो दूसरी बात जहाँ तक ये अल्ताफ़ हुसैन की है, बानी MQM की, आपने जो कही कि उनको NRO मिलेगा या पाकिस्तान आएंगे, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन मुझे ये ख़दशा है और मेरी कैलकुलेशन है कि ये जो MQM को इकट्ठा करके PTI के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये मामला यहाँ तक रुकेंगे नहीं। लंदन से भी इसका कुछ ना कुछ ताने बाने मिलेंगे ज़रूर। यानी कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पूरा निज़ाम बनाया जा रहा है और ये अब एक मरतबा फिर मुत्तहिद होने जा रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है कि शहर कायद में से माइनस इमरान कर दिया जाए और PTI को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा कोई और पर्पस नहीं नजर आ रहा। जाहिर है, आप मुझे बताएं ना, आज जो हालात हैं मुल्क के, इसमें इलेक्शन से कौन सी गवर्नमेंट भागेगी? ये तो सारे के सारे इलेक्शन के चोर इसलिए हैं कि ये देखते हैं कि इमरान खान को तो हराना क्या कहते हैं कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यू कांट बीट इमरान खान। कोई इलेक्शन करा लें, मैं चैलेंज करता हूँ आपके टेलीविजन चैनल पे, MNA का करा लें, MPA का करा लें, बल्दियात का करा लें, UC का करा लें, काउंसलर का करा लें, जो मर्जी इलेक्शन करा लें, इमरान खान हैंड्स डाउन आज इलेक्शन जीतता है। जो आज ये सोचता है ना कि इमरान खान को बीट करेगा, चाहे वो ये MQM की लंगड़ी लूली टूटी फूटी जमातें साथ इकट्ठी हो जाएं जो 1000 1,500 वोट लेते हैं, उनको क्या 1000 वोट का फ़र्क पड़ जाएगा ना MQM को, और क्या होगा। MQM ने पहले कौन सा तीर मार लिया था कराची में 18 में। इंशाल्लाह अभी आज इलेक्शन करा लें, हमने उड़ा के रख देना है, जो बाकी सीटें लगे थे वो भी निकाल लेंगे। ये जितना इकट्ठा करें अच्छा है, सब एक तरफ जमा हो जाएं और एक तरफ तरीके इंसाफ लोगों को फैसला करने में भी आसानी रहेगी। सही हो गया। इमरान इस्माइल साहब, एक और चीज यह है कि इंतखाबात से तो हुकूमत भाग रही है। बल्दियाती इंतखाबात चाहे जहां पर भी हों, अब चूंकि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें तो दो ही हैं, एक इमरान खान और दूसरा एंटी इमरान खान, जो है वो सब एक ही जगह पर है, तो इन्हें एक ही कुव्वत के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने नहीं करवाए और ये बिल्कुल एक तरह से, जिस तरह फौज साहब ने ये बात की है कि इलेक्शन कमीशन को फारिग हो जाना चाहिए इस बात पर, तो इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है? अदलिया जो है उसके फैसलों को इस तरह से हवा में उड़ा दिया जाता है। डर किस चीज का? क्या ये बाद में इलेक्शन करा के जीत जाएंगे? इन्हें क्या उम्मीद है? हमने तो पिटीशन फाइल कर दी है आज उनको फारिग करने की, राजा साहब को, जो वाकई राजा इंदर बने हुए हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शंस में वो फैसिलिटेशन हो रही है PDM को। तो वो पहले हुकूमती बयान आता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मुश्किल है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का फ़ौरन आ जाता है कि हम नहीं करा सकते। और आज उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे ताले डाल दिए, फैसला मौजूद है हाई कोर्ट का पाकिस्तान में। अब आज कोर्टों की बात भी नहीं सुनी जा रही, तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने तो आज पिटीशन डाल दी है, मंडे को लगी है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग
टू सी कि हाउ कोर्ट्स रिएक्ट टू इट, कि जो कोर्ट्स के अहकामात को उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला है आज इमरान खान के खौफ से, तो अब देखना यह है कि कोर्ट किस तरह रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है आइन की बालादस्ती पर, कानून की बालादस्ती पर, और एक शख्स को हराने के लिए, एक शख्स को गिराने के लिए हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। अदलिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इस सब के अंदर वो किस तरह से अपनी जो सुपरमेसी है उसे एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि जो अदलिया के फैसले हैं उनके आगे सरे तस्लीम खम करना चाहिए, चाहे आपको उन पर एतराजात हों, जो भी हो मामला। मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। इस वक्त सूरत हाल मुल्क की अगर देखी जाए तो यूं लग रहा है कि एक जानिब दहशतगर्दी की लहर जो है वो सर उठा चुकी है और हमारे दरवाजे पे दहशतगर्दी जो है वो दस्तक दे रही है, और दूसरी जानिब हमारी मईशत दिवालियापन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब खड़ा है और इसी चीज को बहाना बनाया जा रहा है कि इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो क्या इलेक्शन हो गए तो मुल्क की मईशत दिवालिया हो जाएगी? ये तो इस वक्त ये चीज एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। नहीं, ये तो देखे ना, इस वक्त जो मुल्क की मईशत का आपने सही इशारा किया, जो मुल्क की मईशत का हाल इन्होंने किया है, 265 रुपये का डॉलर बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। गोल्ड की आप कीमत देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आटा 55 रुपये से 155 रुपये पे चला गया, 200 रुपये के नज़दीक पहुँच रहा है आटा। पेट्रोल देख लें आप, गैस देख लें, अवेलेबिलिटी नहीं है, महंगा भी है, अवेलेबल भी नहीं है। जॉब्स, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। मैंने आज 14 इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की जो हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल, कार मैन्युफैक्चरर, टेक्सटाइल, जिन्होंने बंद करने का नोटिस दिया है कि वो बंद कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन, वो मैंने आज डाला है, जिसके टोटल तकरीबन 8 से 10 हज़ार एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक एक कंपनी में हैं जो फारिग हो रहे हैं वो जॉब से। इनको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आपका रिज़र्व जो है वो $5.5 बिलियन से नीचे जा रहे हैं। अभी इन्होंने आगे पेमेंट करनी है $1.5 अरब की, पैसे तो है नहीं। तो ये किस लिए चिमटे हुए हैं? ये सिर्फ इसलिए चिमटे हुए हैं कि हर रोज़ ये अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं, अपनी चोरी शुदा रकम को जो है उसको लीगलाइज कर रहे हैं। नैब के हाथ पैर काट के साइड पे डाल दिया है, और हर उस इदारे को जो इन्वेस्टिगेशन करने का, अकाउंटेबिलिटी का जिसके पास इख्तियार था, उसको इन्होंने कतर के रख दिया। और ये अब हर बार ये होता है ये फॉरेन इन्वेजन की तरह, जैसे गोरे आके हमला करते थे ना, ये बाहर से आते हैं, हुकूमत पकड़ते हैं, अपनी जायदाद, अपने पैसे, अपनी औलाद, अपने कारोबार सब पाकिस्तान से बाहर, और फिर उसके बाद यहाँ से लूट लाट के फिर भाग जाते हैं। फिर 3-4 साल इंतज़ार करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, इन्वेड करते हैं किसी साजिश के ज़रिए, और फिर ये इसी तरह। ये अब तीसरी चौथी बार हम ये तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ तो है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन आज होते हैं या कुछ अरसे बाद होते हैं, और ये जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, कहीं ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो नहीं चली गई कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस जीत भी जाती है तो मईशत को कैसे ठीक करेंगे? फिर उसके हल के तौर पे कहते हैं कि जी हम टेक्नोक्रेट सेटअप ले आते हैं जो आके मुश्किल फैसले करे, जो सियासी फैसले सियासी हुकूमतें करती हैं उससे जान छूट जाए। और इस टेक्नोक्रेट सेटअप से शायद मौजूदा गवर्नमेंट भी ये कहे कि इमरान खान के आने से तो बेहतर है कि टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए, ताकि आगे चल के अवाम का तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना, तो भूल जाए अवाम इनकी की गई 8 महीने की ज़्यादतियां। तो अगर ये सब होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रेजिस्ट करेगी? टेक्नोक्रेट सेटअप जो है ना, ये एक डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान के लिए एक और। ये टेक्नोक्रेट्स से आप हेल्प ले सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, एग्जीक्यूशन ये नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन अवामी नुमाइंदे कर सकते हैं, जिनको अवाम लाई है, जो अवाम ने जिनको पसंद किया है, सख्त फैसले, मुश्किल फैसले वो लोग कर सकते हैं। ये टेक्नोक्रेट से बेचारे दो दिन नहीं खड़े हो सकते। आप इमेजिन करें डी चौक के ऊपर 50,000 बंदा खड़ा हो और वो टेक्नोक्रेट जो भी हो उसको गालियाँ पड़ रही हों, तो वो तो एक दिन नहीं रुक सकता। उसने तो ज़िंदगी में ऐसी बातें नहीं, वो प्रेशर ही नहीं ले सकता, वो उसने जाना ही जाना है। ये तजुर्बा ना करें, ये सिर्फ इमरान खान को रास्ता रोकने की तैयारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें फ्रेश इलेक्शन दें और जो हकीकी नुमाइंदगी अवाम देती है जिसको वो आए, आके हुकूमत संभाले और चलाए उसको। हमने जब 2018 में हुकूमत ली थी तो कौमी ख़जाने का तकरीबन यही हाल था जो आज है, और हमने उसे संभाला दिया, हमने उसे पाकिस्तान को ट्रैक पे डाला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इमरान खान पे ट्रस्ट है। इमरान खान के इशारे पे 30-35 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में रिमिट हुए और दोबारा हो सकते हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसे संभाला जा सकता है। तकलीफ दे मराइल से ज़रूर गुजरना होगा, लेकिन संभल जाएगा। लेकिन ये जिस स्पीड से पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं, ये साग डार जो
बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट समझे जाते थे। जो फेलियर उसने हुआ है, मैंने तो देखा कि उसको तो इकोनॉमी का घंटा भी नहीं पता। वो तो बस हवाई फायरिंग करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं अब भाई कर कब करोगे? आए हुए कितना टाइम हो गया, तुमने इधर रगड़ के रख दिया। तुम्हारा अपना मिफ्ता इस्माइल जो आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर था, वो तनकीद कर रहा है इनके ऊपर कि आप ये गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान को डुबो रहे हैं आप, और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार करें कि जी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो ठीक करेंगे। कौन से टेक्नोक्रेट्स आके पाकिस्तान को ठीक करेंगे? नाम तो बता दें हमें। बिल्कुल, ये चीजें तो हैं वैसे। और खैर वो टेक्नोक्रेट्स जिनके नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, उनमें से बहुत से तो खान साहब की टीम में भी थे। तो फिर तो वही बात हो गई कि माइनस इमरान ही होगा एक तरह से, क्योंकि पॉलिसीज तो फिर ऐसे लग रहा है कि ठीक ही चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि हफीज शेख हैं या रजा बाकर हैं, ये इस तरह के नाम सारे गर्दिश कर रहे हैं, ये सारे इमरान खान की टीम का हिस्सा थे। तो इमरान खान में ख़राबी है। इमरान खान की टीम बड़ी अच्छी थी जिसने सारा पाकिस्तान की इकनॉमी ठीक कर दी थी। वो इकनॉमी टीम को टेक्नोक्रेट्स हुकूमत देना चाहते हैं, इमरान खान को नहीं देना चाहते। किसको डर है इमरान खान से? हमें सबको पता है। हमने ये चोरों को, जिन्होंने लुटेरों को पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, खसूटा है, और जो आज भी नोच खसोट रहे हैं पाकिस्तान को, ये इनको डर ही है कि इमरान खान आएगा तो इनको छोड़ेगा नहीं। और इनका डर बिल्कुल ठीक है। इस बार इमरान खान ने इनको नहीं छोड़ना, तो पूरी मेहनत के साथ तो जाहिर बात है कि अवामी कुव्वत भी होगी, और गालिबन कमजोर हुकूमत तो खान साहब नहीं लेंगे। ये बात वो हमारे साथ भी एक मुलाकात हुई जमान पार्क में, वो कह रहे थे कि कमजोर हुकूमत जिस तरह की पहले लंगड़ी हुकूमत वो नहीं लेंगे, क्योंकि फिर उसका फायदा कोई नहीं है। फिर बाद में ये कहने की क्या कोई तुक नहीं बनती। कमजोर हुकूमत का तो सवाल ही नहीं है ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान अब 2/3 अक्सरियत से जीतने की तैयारी में है। इमरान खान को रोक नहीं सकते। इमरान खान को इस वक्त एक सियासी तूफान बन चुका है, ये नहीं रोक सकेंगे इमरान खान को। ये जितना उसका रास्ता रोकेंगे उतनी उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। और ये अल्लाह की तरफ से अवाम उसके साथ खड़ी है। आज मुकाबला कर लें कि अवाम किधर खड़ी है, जहाँ जिस मैदान में चाहे मुकाबला कर लें, खुला चैलेंज है। बिल्कुल, पब्लिक पल्स तो यही कह रही है, और शायद यही खौफ है जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो रहे। वरना कौन सी सियासी कुव्वत है, कौन अपने आप को सियासतदान और जमहूरी कहे और अपने आप को डेमोक्रेटिक कहे और इलेक्शन से भाग जाए? डेमोक्रेसी की जो मेन असास है उससे तो भागना बिल्कुल तुक नहीं बनती। इस वक्त शहर कायद की अगर हम और आज तो इस्लामाबाद में उसका अमली मुजाहरा किया इन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, इस्लामाबाद में तो अदालती अहकामात भी इमरान इस्माइल साहब हवा में उड़ा दिए गए हैं, और दिस इज अ वेरी अलार्मिंग थिंग के जो दिल चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रिसाइजली शहर कायद की बात करें तो वहां पे नंबर गेम्स में अगर ये सब भी इकट्ठे हो जाएं, और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, तो उसकी पोजीशन क्या है? और खान साहब कब रुख करने जा रहे हैं सिंध का? सिंध में पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को प्रिसाइजली खान साहब कब पॉलिटिकल अपना टारगेट बनाने जा रहे हैं? नहीं, ये पीपल्स पार्टी तो कराची में या सिंध के अर्बन सेंटर्स में स्टेक होल्डर है ही नहीं। ये तो अर्बन सेंटर से लोगों को लकड़ी और लाठी के ज़रिए और डंडे के ज़रिए ये वो लोगों वहाँ पे इलेक्शन जीतते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी हर बार चोरी का पैसा लेकर जाके लाहौर बैठ जाते हैं, वहाँ से लोगों को ख़रीदो फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं, और वो पहले भी नाकाम हुए थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 सीटें जीती थी, ये आज भी नाकाम होंगे। जब हुकूमत बना रहे थे तब भी नाकाम हुए थे। उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा काम क्या है पंजाब में, एक सीट आप वहाँ से नहीं जीत सकते, आपको वोट वहाँ से नहीं मिलता, आप अपने नोट उठा के बंदे खरीदने पहुँच जाते हैं कि हम जादूगर हैं। वैसे इसमें आप लोगों का भी बड़ा कसूर है मीडिया का। आप लोगों ने जो हाइप दी है नासिर जरदारी को कि जी वो जादूगर हैं फलाने, वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है जितना आपके मीडिया ने बना दिया उसको। कुछ भी नहीं है। तो वो जी वो बड़े ज़बरदस्त मनूवरिंग करते हैं, क्या सियासी मनूवरिंग करते हैं, चोरी के पैसे। ये सियासत का खिलाड़ी बनाना हुआ कि अगर ज़मीरों की मंडी लगा दें तो ये सियासत तो नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, थैंक फॉर योर टाइम। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान की मईशत पे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत साल 2022 का अहम तरीन मौजू है। मईशत को ही बुनियाद बनाकर मईशत और महंगाई के मसाइल हल करने के लिए
इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, लेकिन मईशत के हालात संभल नहीं सके। साल 2022 अपने इख्तिताम को है। हम साल 2023 में चंद ही घंटों में कदम रख देंगे इस सब के ऊपर, और मईशत के मामलात, और इस वक्त क्योंकि एक टेक्नोक्रेट सेटअप, एक हाई पावर टेक्नोक्रेट सेटअप की गूंज है, बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और लॉन्ग टर्म निगरान सेटअप जो कि मईशत पर फोकस करे, सोल एजेंडा लेकर आए, उसकी बातचीत भी हो रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने। मईशतदान है, मईशत के उमूर के माहिर हैं और प्रिंसिपल एंड एसके। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुल्क के हालात तो नाजुक हैं, मईशत की सूरत हाल भी, गालिबन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी डार साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दी है इकोनॉमी के मामलात पर, और नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम जुज है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लेकिन साल 2022 में जो कुछ हुआ और एक ओवरव्यू जो था हमारी इकोनॉमी का, क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि 2023 में हालात बेहतर हो सकते हैं अगर इसी तरह से निजाम चले? थैंक यू। 2022 जो है चंद घंटों में खत्म होने वाला है। मेरे नज़दीक दिस इज अ लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। जिस तरीके से इशरत हुसैन साहब ने 90 के दिहाई को लॉस्ट डिकेड कहा था, और 2008 से 18 के दिहाई को मैं कहता हूं कि इट वाज सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, इसी तरीके से 2022 के जो साल गुजर रहा है या ख़त्म होने वाला है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक लॉस्ट ईयर के तरफ से इसको भी हम हिस्ट्री इसको याद रखेगी। इस साल में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ, पाकिस्तान सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान दुनिया में जो इकोनॉमी ऑफ नेशन है उसमें से अपना जो मुकाम होना चाहिए, एक न्यूक्लियर पावर, 225 मिलियन की आबादी वाला एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इसकी जो इज़्ज़त होनी चाहिए थी वो उस तरीके से हमने इज़्ज़त नहीं देखी 2022 में। हम 2022 में एक नॉन सीरियस स्टेट की तरह जाने लगे बाहर में। तो इसलिए मैं कहूँगा ऑन द होल 2022 वाज अ लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। इसमें जो सबसे अहम जो वजह है जिसकी वजह से मैं लॉस्ट ईयर कहता हूँ, ये एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जो भी आप अलकाब दे सकते हैं वो सारे इसी साल 2022 में ये सारी चीज़ें हुई हैं। सियासत में सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, टीवी के टॉक शोज में करते हैं, लेकिन बाद में आपस में बैठ के चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। लेकिन ये 2022 का जो साल मैं देख रहा गुजर रहा है, इसमें सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के साथ बात तो करना क्या बैठना तक गवारा नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन हो गई है माशरे में, उसकी वजह से इसके बुरे असरात मईशत पर पड़े, और ये पूरा साल सिलसिला तकरीबन इसी तरीके से चलता रहा। इसकी वजह से मईशत पे तवज्जो ख़त्म हो गया, लोग एक दूसरे को मरने मारने पे लग गए। कभी वीडियो आ रहा है तो कभी किसको पकड़ना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को बाहर से अंदर लाना है, किसको अंदर से बाहर लेके जाना है। इसके अलावा और तो मैंने नहीं देखा कि 2022 में कोई काम हुआ हो। तो मईशत जब आपके रडार पे ना हो, पॉलिसी मेकर्स के रडार पे ना हो, सियासतदानों के रडार पे ना हो, तो फिर यही होगा ना, मईशत कोई हवा में से तो बेहतर नहीं होती है। आज से 8-9 महीने 10 महीने पहले जब आप टीवी के प्रोग्राम करते थे तो कभी आप ये डिस्कस करते थे कि मुल्क दिवालिया हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है? नहीं करते थे। आज मौजूद गुफ्तगू क्या है, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? तो कितना फर्क आ गया देखें आप। तो हमें ये पूछना भी नहीं पड़ेगा हुकूमत के वक्त से कि क्या आप जब आए तो आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया या और आपने ख़राब किया है। ये तो आजकल टीवी के प्रोग्राम में जो मौजू है वही आपको बता रहा है कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, कि आज
गुफ्तगू जो है, देखें पहले क्या गुफ्तगू होती थी, ये बड़ा महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, गंदम की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, यही होता था। ये तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान कर्जा दे सकेगा, वापस कर सकेगा कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब इस किस्म की बातें होने लगे तो इसका मतलब यह है कि हम बड़े मतलब बदतर सूरत हाल में आ गए कि आज मौजू गुफ्तगू डिफॉल्ट है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर एक और चीज डिस्कस हो रही है और बाज़गश्त है एक टेक्नोक्रेट सेटअप, एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो कि तवील मुद्दती हो और वो आकर अपने जो एक सोल एजेंडा रखे कि मईशत है। इस हवाले से कुछ मुलाकातों का अहवाल भी रहा, मईशत दानों से कुछ अहम कलीदी शख्सियात की मुलाकातों की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। तो इस जानिब आप समझ रहे होंगे कि इशारा किस जानिब है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की कुछ मुलाकातें हो रही हैं, आपके नॉलेज में है ऐसा कुछ, और क्या ये टेक्नोक्रेट सेटअप मुल्की मईशत के लिए सूदमंद साबित हो जाएगा? देखो, सबसे पहली चीज ये है कि मैं भी हुकूमत पाकिस्तान का बहुत लंबे मुद्दत तक इकोनॉमिक्स का स्पोक्स पर्सन रहा हूँ। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे डाइवर्जन क्रिएट करते हैं आप, इश्यूज को कैसे हटा देते हैं आप। तो ये जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जो बातें मैं सुन रहा हूँ ना, ये उसी डाइवर्जन ट्रक्स का हिस्सा मेरे मैं ये समझता हूँ कि कहीं पर किसी सतह पे टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बातें हो रही हैं। लेट मी टेल यू बिल्कुल प्लेनली कि कहीं पर कोई बातें नहीं हो रही। मैं भी देखता हूं मीडिया में कि मैं सोचता हूं कि कितनी बातें हो रही है, कौन किससे मिल रहा है। देखो, अगर ये ऐसी चीजें होती तो मुझे जरूर पता चलती, लेकिन ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये एक डाइवर्जन ट्रैक है, इश्यूज को पीछे रखना। अभी अगर 4-5 दिन या एक हफ्ते से ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बातें हो रही है, अगर ये बातें ना होती डॉक्टर इशफाक साहब, इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम बात जो है डॉक्टर साहब ने अभी बताई है, और यही डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं चल रही टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से। और जारी बात है, डॉक्टर इशफाक खुद भी पाकिस्तान के एक मायानाज मईशतदान है, और ऐसा कुछ हो तो जारी बात है कि डॉक्टर साहब से भी राब्ता हुआ होगा अगर होता तो। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं और ये डाइवर्जन है। डॉक्टर इशफाक साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें। मैं यही कहता हूं कि ये डाइवर्जेंस होता है इश्यूज को। जब कोई भी हुकूमत हो या जो भी हो, जब वो किसी चीज़ पे अंडर प्रेशर आती हो, तो हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी कि इसको डाइवर्ट करो, तो हम एक इशू क्रिएट कर देते थे। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्रिएट कर दिया गया। अब आप देखें कि पूरा सोशल मीडिया बल्कि कैबिनेट भी बना रहे हैं कि फला साहब वजीर आजम हो जाएंगे, फला वजीर खजाना होगा, और ये आ चुका है, ये जा रहा है। मतलब ये सब क्या हुआ? जो मेन इश्यूज था आपका, उससे एक हफ्ते तक मीडिया जो है वो ऑफ स्क्रीन हो गया। ऑन स्क्रीन क्या हो गया? केयरटेकर सेटअप, बल्कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो हो गया। देखिए, आइन में तो इसकी कोई प्रोविजन भी नहीं है। अगर केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी तो वो 3 महीने के लिए बनेगी। तो ये केयरटेकर तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज होगी ना। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल था। तो ये सब जहन से निकाल दे कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने बताई है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी है कि महंगाई इस वक्त इंतहा को छू रही है। क्या चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं मईशत और महंगाई को लेकर, या फिर अगर कोई स्टेबिलिटी आती है तो क्या ये सब रिवर्स हो पाएगा? ये एक बड़ा आम आदमी का सवाल है, क्योंकि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो एक नॉर्मल बंदा जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो क्या 2023 में अगर चीजें ठीक हों, अगर सब कुछ अपने हिसाब से चले और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो क्या चीजें इतनी आसानी से रिवर्स हो पाएंगी या अब इरिवर्सिबल हो चुका है? देखें, कुछ तो ग्लोबल जो सूरत हाल थी आज से चंद महीने पहले तक में, कि तेल की कीमतें बढ़ रही थी, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। पैंडेमिक की वजह से भी सप्लाई जो चेन था वो भी टूटा हुआ था, उसके भी असरात कुछ हो रहे थे।
तो उसके असरात दुनिया के मईशत पे पड़े हैं, हर जगह पे महंगाई है, पाकिस्तान में भी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में 3 वजह से ज़्यादा महंगाई हुई है। एक तो करेंसी की बेदर्दी से डिवैल्यूएशन जो है इसने किया। जब 1 रुपये भी करेंसी नीचे जाएगा, आपका जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, बाय डेफिनेशन बढ़ेगी। तो उसकी वजह से बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की किल्लत की वजह से मजीद चीजें जो है वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वक्त होगा पोस्टमार्टम का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन किराम, आज मैंने सोचा कि आज का याद माजी और पोस्टमार्टम एक साथ किया जाए। आज का याद माजी साल 2022 में हुकूमती कारकर्दगी के नाम। साल 2022 अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। चंद घंटे बाकी हैं। क्या खोया क्या पाया। मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि इमरान खान खो दिया और पीडीएम पाली। महंगाई मुकाओ मार्च करके जो लोग इक्तदार में आए हैं, उन्होंने इस साल को आवाम के लिए तारीख का सबसे महंगा साल बना दिया। अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। तहरीक अदम एतमाद से पहले पीडीएम में शामिल किसी भी जमात का कोई भी बयान उठाकर देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर होगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब फरमाते थे कि गरीब आदमी 130 रुपए फी लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकता, उसकी जेब इजाजत नहीं देगी। वजीर आजम साहब जब ऑपोजिशन में थे तो फरमाते थे कि इमरान खान पेट्रोल फी लीटर 70 रुपए में बेचो, इसमें हुकूमत को फायदा है। एहसन इकबाल फरमाते थे कि मुस्लिम लीग नून के पास टीम है, तजुर्बाकार लोग हैं, ऐसी मुआशी पॉलिसियां हैं जिनसे वो मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। और इसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ गई। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया। आज हुकूमत पीडीएम की है। आज हुकूमत उन लोगों की है जिन्होंने महंगाई पर ही दर्जन से जायद एहतजाज कर दिए। आज इक्तदार उन लोगों के पास है जिनको पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर महंगा लगता था, डॉलर 170 का महंगा लगता था, जिनको फिक्र थी अवाम की, जिनको रात नींद सिर्फ इसलिए नहीं आती थी कि लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। तो जरा देखते हैं कि उनकी और इमरान खान की कारकर्दगी में क्या फर्क रहा। अप्रैल 2022 में इमरान खान ने जब इक्तदार छोड़ा था, उस वक्त डॉलर था 183 रुपए का, पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था, डीजल 145 रुपए फी लीटर था। महंगाई की शरह 13.37% थी। एक्सपोर्ट्स 2.9 बिलियन पर थी, इंपोर्ट्स 6.7 बिलियन पर थी। सोना 1,30,000 रुपए तोला था। आटा 60 रुपए फी किलो था। गंदम की बोरी 1800 रुपए की थी। घी 400 रुपए फी किलो था। बिजली 18 रुपए फी यूनिट थी। यूरिया खाद की बोरी 1700 की थी। 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान के पास था। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए मुस्तहिक अफराद को मिल रहे थे। लंगर खाने और पनागाहें भी चल रही थीं। डैम्स बन रहे थे। पाकिस्तान की जीडीपी 6% पर थी। उस इमरान खान के खिलाफ महंगाई का राग अलाप कराने वाली हुकूमत की कारकर्दगी यह है कि आज पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर है, डीजल 250 रुपए फी लीटर, आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की मिल रही है, यूरिया खाद की बोरी 2400 की मिल रही है, घी 500 रुपए फी किलो है, गंदम की बोरी की कीमत 4000 रुपए तक पहुंच चुकी है। डॉलर 230 का है, बल्कि मार्केट से ही शॉर्ट है। सेहत कार्ड बंद हो चुका है। लंगर खाने और पनागाहें बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जीडीपी 6% से 0.5% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह 23% से जायद हो चुकी है। सोना फी तोला 1,80,000 से ज्यादा मिल रहा है। बेरोजगारी और जराइम बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी सर उठा रही है।
सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो बाड़ लगाई गई थी उसे तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र $1 अरब तक कम हो चुकी हैं। स्टेट बैंक के पास अब तकरीबन $5.8 अरब के ज़खायर बचे हैं। सरमायाकारी खत्म हो चुकी है। बत्ते की पर्चियां दोबारा मिलना शुरू हो चुकी हैं और यह सब हुआ है सिर्फ 8 महीनों में। करने वाले वो लोग हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हर दूसरे दिन महंगाई के नाम पर एहतजाज करते थे। इस सब के बाद नाजरीन यहां पर पूछना बस ये था कि हुण आराम है। मखदूम शहाब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।